बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। और आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है। हम जिस तरीके से लगातार सीएचओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और सिलेबस वाइज हम एमसीक्यू को कवर कर रहे थे, लेकिन आज का हमारा एमसीक्यू वीडियो जो है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSSB का भी एग्जाम हुआ है 4 अक्टूबर को। और इस एग्जाम के अंदर जो है मल्टीपल क्वेश्चंस आए थे, 170 क्वेश्चंस का पेपर था और इंक्लूडिंग मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड आर सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चंस अपने नर्सिंग के सिलेबस से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को विद रैशनल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। और अगर हम इन क्वेश्चंस को ढंग से यहाँ पे क्लियर करेंगे तो सीएचओ के एग्जाम के अंदर ही हमें काफी मदद करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा HPSSB हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम के एमसीक्यू, जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम जो है पीपल अपन से कनेक्ट हो सके और एक बेहतरीन क्लास की हम यहाँ पे शुरुआत कर पाए। देखिएगा, कई सारे लोगों का सवाल है एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम तो होना है, अब आज होवे या कल होवे, जब भी होगा आप बस खुद को प्रिपेयर करते रहिए। एग्जाम की डेट अभी भी क्लियर नहीं है, तो आप बिल्कुल जो है जब एग्जाम की डेट क्लियर होएगी तो हम जरूर बताएंगे। आप बस अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट बनाते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो मैक्सिमम चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि एग्जाम में वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट फायदा दे के जा सके और हमारा सा सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सके। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन क्लास की। हाफ एन आवर की इस जर्नी के अंदर लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। एक बेहतरीन थॉट से शुरुआत करते हैं कि ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। हो सकता है ये लाइन बहुत सिंपल है, लेकिन मर्म इसमें बहुत बड़ा है कि हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश, अभी ख्वाहिश है आपकी सीएचओ बनने की, हो सकता है वो ख्वाहिश बहुत ही ज्यादा छोटी हो, लेकिन उस छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा करने के लिए आपको एक जिद्दी दिल के साथ में उस ख्वाहिश को पाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपने जिद नहीं की बनने की तो अचीवमेंट जीरो रहता है। तो छोटी छोटी ख्वाहिशें जिंदगी की होती बहुत छोटी है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए आपका जिद्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिद्दी दिल के साथ ही की गई कोशिश रंग लाती है और उस ख्वाहिश को पूरा करने में हमारी मदद करती है, जो ख्वाहिश हमने देखी थी, खुद ने देखी थी, अपने आप ने देखी थी। तो अपनी देखी हुई हर ख्वाहिश, हर ड्रीम्स, हर सपने को पूरा करने के लिए एक जिद्दी दिल बनना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी बेहतरीन थॉट के साथ में शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्लास की। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि HPSSB के एग्जाम में पूछे गए थे विद रैशनल मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूं। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल पोजीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर बर्थ। बर्थ के लिए सबसे फेवरेबल फीटल पोजीशन कौन सा है? आप लोग बिना ऑप्शन के साथ जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी उस लेवल की बन चुकी है कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बड़े आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। और जिस तरीके से कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लिया और बहुत अच्छे उन्होंने आंसर भी दिए है कि जो मोस्ट कॉमन फीटल पोजीशन रहती है जो बर्थ के लिए फेवरेबल है वो हमेशा सिफेलिक होती है। तो ऑप्शन है वर्टेक्स, ट्रांसवर्स लाई, फ्रैंक ब्रिज प्रेजेंटेशन और पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द हेड। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि साहब सिपेलिक, जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो हेड रहता है और पोजीशन का नाम है वर्टेक्स। बिल्कुल बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए करेक्ट आंसर है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स जो होती है वो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। जैसे सिफेलिक एक्चुअली में जो प्रेजेंटेशन रहती है वो सिफेलिक रहती है, और उस सिफेलिक के अंदर हेड जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट रहता है। 96.5% प्रेजेंटेशन जो है वो सिपेलिक होती है। ये मोस्ट कॉमन है और फेवरेबल प्रेजेंटेशन है बर्थ के लिए। और सिपेलिक के अंदर वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस हो सकता है। सिपेलिक के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटिंग कॉमन पार्ट वर्टेक्स होता है और वो फेवरेबल है बर्थ के लिए। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन और फेवरेबल फॉर बर्थ इज सिपेलिक और वर्टेक्स पोजीशन। इसके अलावा जो ब्रिज प्रेजेंटेशन, जिसमें बटक्स जो है वो प्रेजेंटिंग पार्ट रहते हैं,
स्पॉन्डेलिक प्रेजेंटेशन भी उसको कहते हैं, और शोल्डर प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी माल प्रेजेंटेशन कहलाती है। ये प्रेजेंटेशन जो है सही नहीं है, ये फेवरेबल नहीं है नॉर्मल बर्थ के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, दैट इज वर्टेक्स सिपेलिक 96.5%। वर्टेक्स हेड इज द प्रेजेंटिंग पार्ट। तीन टाइप होते हैं इसमें, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। मोस्ट कॉमन वर्टेक्स रहता है। नेक्स्ट है इन फीटल ब्लड वेसल वेयर इज द ऑक्सीजन कंटेंट। फीटल ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट मतलब ऑक्सीजन का सैचुरेशन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, किस जगह पे होता है फीटल सर्कुलेशन के अंदर। ऑप्शन है अम्बिलिकल आर्टरीज, डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और पल्मोनरी आर्टरी। देखिएगा जब हम फीटल सर्कुलेशन को पढ़ते हैं तो मान लो ये फीटस है और इस फीटस का कनेक्शन जो है वो मदर से रहता है प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और यहाँ पे प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से कनेक्ट रहता है। प्लासेंटा के अंदर बच्चे की बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज लेके आती है। तो अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए खोटा हो गया। यहाँ से जो प्लासेंटा से गैसेज का एक्सचेंज होता है और यहाँ से अम्बिलिकल वैन जो नंबर में 1 होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है फीटस के अंदर। तो अम्बिलिकल वैन ऑप्शन में नहीं है, बाकी सबसे ज्यादा सेचुरेशन अम्बिलिकल वैन का होता है जो नंबर में 1 होती है। अब अम्बिलिकल वैन जब बॉडी में एंटर करती है फीटस के तो लीवर की तरफ जाती है, लीवर उस ब्लड को नहीं लेता, तो एक बाईपास बनता है अम्बिलिकल वैन और इंफीरियर वेना के बीच में, उसको बोलते हैं डक्टस विनोसस। तो अम्बिलिकल वैन के बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट जंक्शन या कनेक्शन जो है वो डक्टस विनोसस कहलाता है। एक कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वैन एंड इंफीरियर वेना केवा, अम्बिलिकल वैन एंड इंफीरियर वेना केवा के बीच में, इंफीरियर वेना केवा के बीच में जो जंक्शन है, कनेक्शन है, उसको क्या बोलते हैं डक्टस विनोसस। और वो क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, और यही ऑक्सीजनेटेड कंटेंट वाला ब्लड है। यहाँ से ये ब्लड फीटल हार्ट में एंटर करता है और मिक्स हो जाता है सुपीरियर वेसल जो ब्लड लेके आती है उसके साथ में, और वो उसका सेचुरेशन कम हो जाता है जब तक कि वो डक्टस आर्टेरियोसस के अंदर पहुंचे। डक्टस आर्टेरियोसस से एक कनेक्शन रहता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में, और पल्मोनरी आर्टरी जो कि लंग्स को जाती है। तो इन दोनों में जब तक ब्लड पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी में या पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसस के थ्रू एओर्टा में, तो इस ब्लड का ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल डाउन हो जाता है और वहां से फिर ये अम्बिलिकल आर्टरी से कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ए, सी और डी जो है इन तीनों का सेचुरेशन डक्टस विनोसस की तुलना में कम होता है। और सवाल ने पूछा है किसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, तो हमारा जवाब क्या रहेगा, बी, दैट इज डक्टस विनोसस। एंटीरियर फोंटेनले इज ऑसिफाइड इज, दो तरह के फोंटेनले होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फोंटेनले का दूसरा नाम जो है वो हम ब्रेगमा कहते हैं, और पोस्टीरियर फोंटेनले को लैम्डा कहते हैं। इस एंटीरियर फोंटेनले का दूसरा नाम है ब्रेगमा और पोस्टीरियर फोंटेनले का दूसरा नाम है लैम्डा। पोस्टीरियर फोंटेनले को किस नाम से जानते हैं हम, लैम्डा। ये दो फोंटेनले होते हैं, लैम्डा जो है वो पोस्टीरियर फोंटेनले होता है। अब सवाल ने पूछा है कि इसका ऑसिफिकेशन कब होता है, मतलब ये क्लोज कब हो जाता है, soon after birth, 6 week, 18 months और 85 ईयर। तो एंटीरियर फोंटेनले जो कि ब्रेगमा होता है वो साइज में बड़ा होता है, डायमंड शेप का होता है। पोस्टीरियर फोंटेनले जो है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है, साइज में छोटा होता है। पोस्टीरियर फोंटेनले जो है 1.5 मंथ, 1.5 महीना या 6 वीक इसको हम बोल सकते हैं, ये क्लोज हो जाता है, ऑसिफाइड हो जाता है। तो ये लैम्डा पोस्टीरियर फोंटेनले ट्राइंगुलर शेप 1.5 मंथ 6 वीक पे ऑसिफाइड होता है। तो ये 6 वीक तो जवाब बन नहीं सकता, सून आफ्टर बर्थ तो कोई फोंटेनले क्लोज होता ही नहीं है। और जिस तरीके से आप लोगों ने जवाब दिया कि साहब ब्रेगमा जो डायमंड शेप का होता है, एंटीरियर फोंटेनले होता है 1.5 ईयर, 1.5 साल की उम्र पे या 18 मंथ की एज पे ये क्या होता है, ऑसिफाइड होता है, क्लोज होता है। और करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। कई सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। एंटीरियर फोंटेनले 6 वीक और पोस्टीरियर फोंटेनले 6 वीक और एंटीरियर फोंटेनले 18 मंथ की एज पे ऑसिफाइड होते हैं। सवाल ने एंटीरियर फोंटेनले का पूछा और ऑसिफिकेशन पूछा, तो जवाब बन गया 18 मंथ। फोंटेनले नॉर्मली फ्लैट होने चाहिए, अगर वो बल्जिंग है तो हाइड्रोसिपलस को इंडिकेट करते हैं, और अगर वो संकन है तो डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करते हैं। यहां से एक सवाल बनता है, फोंटेनले नंबर में 6 होते हैं लेकिन 2 की क्लिनिकल इंपोर्टेंस है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ब्रेगमा एंड लैम्डा। ऑसिफिकेशन याद रखना है, जन्म से प्रेजेंट होते हैं, और फोंटेनले के नाम आपको याद रखने हैं और इनका शेप याद रखना है, डायमंड एंड ट्राइंगुलर शेप। द फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, शुड बी यूज्ड विद इन, कितने टाइम में यूज करना होता है ओआरएस को, 12 ओवर्स, 24 ओवर्स, 36 ओवर्स, 48 ओवर्स। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ओआरएस पैकेट आता है, साल्ट अवेलेबल होता है, उसको 1 लीटर पानी में हम डिजोल्व करते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है।
उस सॉल्यूशन को 24 घंटे के अंदर अंदर, बहुत ही बढ़िया, 100% लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको क्या कर लेना होता है, यूज कर लेना होता है। उससे ज्यादा उस ओआरएस में जो है उसको यूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो ओआरएस जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ कर जाती है और वो सही नहीं होता है। तो 24 आवर्स तक उसको यूज करें, उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स। बी इज द करेक्ट वन। ओआरएस जो कि लो ऑस्मोलार सॉल्यूशन है, डायरिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है, बच्चों में डायरिया में दिया जाता है। ओआरएस के अंदर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और ग्लूकोज एनहाइड्रस होता है, जिनका ग्राम में कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, सोडियम सिट्रेट 2.9 एंड ग्लूकोज 13.5 ग्राम होता है। और इसकी टोटल ऑस्मोलैरिटी 245 एम ऑस्मोल पर लीटर होती है। तो ओआरएस शुड बी यूज विद इन 24 आवर्स, अलग अलग उम्र में। वैसे ओआरएस का पूरा वीडियो लेक्चर सेपरेट यहाँ पे है, एमसीक्यूज भी है, उसको आप जरूर प्रीफर करें। ओआरएस से एक क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में बनता है, जैसे यहाँ पूछा हुआ है, सीएचओ में भी पूछा जाएगा। ये हम सारे क्वेश्चन एचपीएसएससी के डिस्कस कर रहे हैं और इस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप इतने अच्छे से जवाब दे पा रहे हो तो आपकी तैयारी किस लेवल पे है, और यही तैयारी की जरूरत होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हम जिद्दी बने हुए हैं और छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक कि इस चीज को पूरा नहीं कर जाएंगे, ये हमारा वादा है। और इसी वादे के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और इस जिद को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व देने को हम तैयार रहते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर रहेगा 24 आवर्स। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट लैक इन ह्यूमन ब्लड। लैक मतलब कमी, ह्यूमन ब्लड में कौन से कंपोनेंट की कमी होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, विटामिन डी, आईजीए और मैग्नीशियम। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा लैक इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर कौन से कंपोनेंट की कमी रहती है? कौन से कंपोनेंट की कमी रहती है ह्यूमन ब्लड के अंदर? कैल्शियम, विटामिन डी, आईजीए और मैग्नीशियम। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सवाल ने पूछा था कौन सा कंपोनेंट की लैक रहती है, कमी रहती है, तो जवाब है इसका विटामिन डी। विटामिन डी हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसकी कमी होती है शरीर में। कैल्शियम भी लेने वाला प्रोडक्ट है, आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है, लेकिन विटामिन डी की लैकिंग रहती है ब्लड के अंदर। विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है बॉडी के अंदर। विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज बहुत जल्दी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इन चारों कंपोनेंट में बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी लैकिंग ज्यादा रहती है ह्यूमन ब्लड के अंदर। करेक्ट आंसर रहेगा बी, दैट इज विटामिन डी। क्वेश्चन था सीवियर मसल वास्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट आर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सीवियर मसल वास्टिंग पहला, ग्रोथ का फेलियर है और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट है। तीन फीचर यहाँ पे दिए हुए हैं, किसके हैं? क्वासिओरकोर, बेरी, स्कर्वी और मेरास्मस। चार ऑप्शन है यहाँ पे। क्वासिओरकोर और मेरास्मस दो बीमारी जो है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की डिजीज है। पढ़ेंगे वैसे अपन न्यूट्रिशन को आगे डिटेल से। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की बीमारी है क्वासिओरकोर और मेरास्मस। बेरी जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी डिजीज है, जिसमें इंपोर्टेंट विटामिन है विटामिन बी1, जिसको हम थायामीन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, थायामीन। और उसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरी। ड्राई और वेट दो तरह की बेरी होती है, एक तो ड्राई होती है, एक वेट होती है। जब वहां पे नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो वो ड्राई बेरी कहलाती है, और जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होता है तो उसको वेट बेरी के नाम से जानते हैं। थायामीन की डेफिशिएंसी से होती है बेरी। और स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ज्यादातर स्कर्वी जो बीमारी है उसमें स्किन अफेक्ट होती है और बॉडी में ब्लीडिंग की टेंडेंसी होती है। तो बी और सी तो जवाब नहीं बनेगा, क्योंकि इनका संबंध सीवियर मसल वेस्टिंग ग्रोथ फेलियर से नहीं है। मसल वेस्टिंग ग्रोथ फेलियर जो है वो ज्यादातर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अब जो क्वासिओरकोर मेरास्मस है उसमें क्वासिओरकोर जो बीमारी है उसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है और कैलोरी की उसकी तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से बॉडी में एडिमा होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एडिमा वर्ड यूज होता तो जवाब मेरास्मस होता, लेकिन एडिमा वर्ड नहीं होने के कारण क्वासिओरकोर को ये इंडिकेट नहीं करता है। सीवियर मसल वास्टिंग हालांकि क्वासिओरकोर में भी होती है, मेरास्मस में भी होती है। ग्रोथ फेलियर और लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट का ज्यादातर लॉसिंग जो है वो मेरास्मस में होता है। क्वासिओरकोर में नहीं होता ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन मेरास्मस में इसकी तुलना में ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, दैट इज मेरास्मस।
देखिएगा यहाँ एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जब क्वासियोर्क और मेरास्मस दोनों ऑप्शन के अंदर हो और आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन में ढूंढिएगा एडिमा, और अगर क्वेश्चन में एडिमा नहीं दिया हुआ है तो ज्यादातर चांस है वहां पे जवाब मेरास्मस के बनने की, और अगर एडिमा दिया हुआ है तो 100% जवाब क्वासियोर्क है। बस इतना सा डिफरेंस जरूर याद रखिएगा ताकि इस तरीके के क्वेश्चन को आप आराम से हैंडल कर पाए। विच ऑफ दी एंटीडोट फॉर स्ट्रेप्टोकाइनेज, देखिएगा इस सवाल को पहले कभी नहीं पूछा गया था और कई बार मैं इस पे जोर देता था कि एंटीडोट में ये एंटीडोट आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, और मेरे दिमाग में भी एक बड़ी कसक थी कि ये स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्यों नहीं पूछा जा रहा है, इतना क्यों टाइम लग रहा है। और आखिरकार HPSSB ने मेरे सपने को पूरा कर दिया और इन्होंने एंटीडोट पूछ ही लिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि एक टीपीएज है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स कहलाते हैं, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स होते हैं। और इसका एंटीडोट यहाँ पे पूछा है, स्टेप्टोकाइनेज की वजह से ब्लीडिंग होती है, मरीज बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है, और उस ब्लीडिंग जब होती है तब क्या एंटीडोट देंगे। ऑप्शन है प्रोटामिन सल्फेट, एमाइनो कैप्रोइक एसिड, नेलोक्सोन और विटामिन के। और एंटीडोट जितने भी है हमने सेपरेट वीडियो लेक्चर से पढ़े हैं, आप जरूर पढ़ें एंटीडोट वाला लेक्चर, सारे एंटीडोट आपको वहां पे याद हो जाएंगे। सर्च करें इसी वीडियो इसी चैनल के ऊपर, एंटीडोट के नाम से लेक्चर है, हर तरीके के वीडियोज आपको मिलेंगे, प्लेलिस्ट में जाइए वहां डिफरेंट वीडियो मिलेंगे, सब वीडियो को जरूर देखें आप डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट को समझने के लिए। तो टीपीएस का जो एंटीडोट है बिल्कुल सही जा रहे हो आप, ACA दैट इज एमाइनो कैप्रियोइक एसिड, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमाइनो कैप्रियोइक एसिड जो है वो टीपीएस का एंटीडोट है। प्रोटामिन सल्फेट जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है हर एक एग्जाम का, हिपेरिन का एंटीडोट कहलाता है प्रोटामिन सल्फेट। नेलोक्सोन जो है वो ओपियोइड्स जो होते हैं, है ना, ओपियोइड्स जिसको हम मॉर्फिन कहते हैं, मान लो ये एक ओपियोइड्स है, तो मॉर्फिन की जब टॉक्सिसिटी होती है, ओपियोइड्स की जब टॉक्सिसिटी होती है तो उसका एंटीडोट जो है वो नेलोक्सोन दिया जाता है। और विटामिन के जो होता है वो वारफ्रिन का एंटीडोट कहलाता है। वारफ्रिन और हिपेरिन जो है, वारफ्रिन और हिपेरिन जो है वो एक तरह के एंटीकोएगुलेंट्स है, और उनका एंटीडोट जो होते हैं वो विटामिन के और प्रोटामिन सल्फेट कहलाते हैं। तो वारफ्रिन का एंटीडोट है विटामिन के, हिपेरिन का प्रोटामिन सल्फेट, ओपियोइड्स का नेलोक्सोन, और एमाइनो कैप्रोइक एसिड स्टेप्टोकाइनेज या टीपीएस का एंटीडोट कहलाता है। The first sign of digoxin toxicity is most likely to be, digoxin एक ड्रग है, आइनोट्रोपिक एजेंट है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हाइपोकैलीमिया होता है डिजॉक्सिन का। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, दो याद रखने होता है, पोटेशियम रिप्लेसमेंट करना होता है जिसको डिजॉक्सिन चलता है, और हार्ट रेट चेक करते रहना होता है जिसको डिजॉक्सिन चलता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है हाइपोकैलीमिया और ब्रेडिकार्डिया। मोस्ट लाइकली फर्स्ट साइन क्या है डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी का, हेडेक, डिजीनेस, एनोरेक्सिया एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। बिना ऑप्शन के आप लोगों ने जवाब दिया, इंडिकेट करता है आपकी कॉन्फिडेंस को, इंडिकेट करता है आपके नॉलेज को, इंडिकेट करता है आपके बेहतरीन ज्ञान को। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू रहिएगा और विश्वास रखिएगा एक दिन वो सब मिलेगा जो आपने सोचा है, और आपके सपने जरूर श्योर होंगे। बस इस जिद्दी दिल को लगातार मेहनत के साथ में जोड़े हुए रखिएगा, एक दिन सफलता का मिलना तय है। और बिल्कुल शानदार तरीके से आपने जवाब दिया है एनोरेक्सिया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी यहाँ पे करेक्ट जवाब है। एनोरेक्सिया जो है वो फर्स्ट साइन है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। पोटेशियम और हार्ट रेट चेक करते हुए डिजॉक्सिन रिप्लेसमेंट करते हैं, और जब भी इसकी टॉक्सिसिटी होती है मरीज को जीआई साइन आते हैं, जीआई साइड इफेक्ट होते हैं। एनोरेक्सिया उसका फर्स्ट क्लासिकल कार्डिनल साइन है। अगर कोई मरीज एनोरेक्सिया की कंप्लेन करता है, इसका मतलब मरीज डिजिटलाइज हो चुका है, उसमें डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो इससे ज्यादा अब डोज नहीं देना है, डिजॉक्सिन का लेवल चेक करना है, पोटेशियम का लेवल चेक करना है, हार्ट रेट चेक करते रहना होता है। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन अगर आपको पूछा जाए तो जवाब हमेशा रहेगा एनोरेक्सिया। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंजेक्टेड डीप आईएम बाय जेड ट्रैक टेक्निक। जेड ट्रैक टेक्निक से डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, कौन सा ड्रग्स है जिसको इंजेक्ट करेंगे हम डीप इंट्रामस्कुलर बाय जेड ट्रैक मेथड। मेथड का नाम है जेड ट्रैक मेथड, डीप आईएम लगाने का तरीका होता है जेड ट्रैक मेथड। ऑप्शन है जिंक, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन सी। बहुत ही बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखिएगा, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, मतलब आप लोगों ने सही जवाब का राफेल बना दिया है कमेंट बॉक्स को। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, आयरन। आयरन जो है वो जितने भी आयरन के इंजेक्शन होते हैं उनको डीप इंट्रामस्कुलर जेट ट्रैक टेक्निक से दिए जाते हैं। जेट ट्रैक टेक्निक के अंदर टिश्यू को सील मैकेनिज्म पे काम करता है ताकि टिश्यू इरिटेट नहीं हो ड्रग से,
और टिश्यू के अंदर बहुत ज्यादा पेन नहीं हो, तो टिश्यू इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ड्रग्स को मसल में सील करने के लिए जेट ट्रैक मेथड काम में लिया जाता है। और इस तरीके के इंजेक्शन में आयरन प्रिपरेशन के इंजेक्शन और ऑयली इंजेक्शन ज्यादातर, जिसमें हेलोपेरिडोल एक ड्रग है वो आती है, इसको भी जेट ट्रैक मेथड से दिया जाता है। डीप इंट्रामस्कुलर एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है हेलोपेरिडोल, जो सबसे ज्यादा ईपीएस करती है, तो उस ड्रग को भी डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं जेट ट्रैक टेक्निक से। और इसके अलावा आयरन प्रिपरेशन जो होता है उसको जेट ट्रैक टेक्निक से इंट्रामस्कुलर डीप आईएम दिया जाता है। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म रहती है बॉडी के अंदर वो कौन सी होती है? कोली गोली कैल्सीफेरोल, इर्गो कैल्सीफेरोल, डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कैल्सीट्रायोल। विटामिन डी जो कि स्किन के अंदर, जो भी हम फूड सब्सटेंस से विटामिन डी लेते हैं, विटामिन डी का सोर्स होता है फूड आइटम। मान लो आपने फिश लिया, फिश ऑयल है उसको लिया आपने, तो विटामिन डी बॉडी में गया और स्किन में डिपॉजिट हुआ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म के अंदर। सनलाइट से रिएक्ट करता है और वो कन्वर्ट होता है उसके विटामिन डी 2 और डी 3 के फॉर्म में, कोलीकैल्सीफेरोल, इर्गोकैल्सीफेरोल। ये इर्गोकैल्सीफेरोल और कोलीकैल्सीफेरोल जो होता है वो फर्दर वहां पे उनका मेटाबोलाइज्म होता है और वो कन्वर्ट होते हैं अल्टीमेटली वो कन्वर्ट होता है 125 डिहाइड्रोकोलीकैल्सीफेरोल, और किडनी में जाके उसको कन्वर्ट किया जाता है कैल्सीट्रायोल के अंदर, जो विटामिन डी की हार्मोनल फॉर्म है और एक्टिव फॉर्म है और फंक्शनल फॉर्म है। तो जो गोली कैल्सीफेरोल तो होता ही नहीं है, इर्गो कैल्सीफेरोल और डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये सारे तो इनिशियल फॉर्म होती है, जो कि फंक्शनली एक्टिव फॉर्म नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म है ये सारी की सारी। और जो फंक्शनली एक्टिव फॉर्म है उसको हम क्या नाम देंगे? कैल्सीट्रायोल, जो कि एक हार्मोनल फॉर्म है विटामिन डी की। विटामिन डी एक तरह का हार्मोन भी है और हार्मोनल फॉर्म है कैल्सीट्रायोल। जो बॉडी में फंक्शनल फॉर्म है विटामिन डी की वो कैल्सीट्रायोल रहता है। एक्टिव फॉर्म, फंक्शनली एक्टिव फॉर्म विटामिन डी की, हार्मोनल फॉर्म कैल्सीट्रायोल कहलाता है। डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द टर्म बैक्टीरिया वाज कोइंड बाय। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर। देखिएगा ये पेपर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इसके ऊपर एमसीक्यूज वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन जरूर डिस्कस करने होते हैं ताकि मैक्सिमम आपको फायदा पहुंचेगा फ्यूचर्स के एग्जाम के अंदर और आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, टर्म बैक्टीरिया वाज कोइंड बाय, किसने कोइन किया? ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच और एहरेनबर्ग। चार साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा है टर्म बैक्टीरिया टर्म जो है वो सबसे पहले किसने कोइन किया? तो फर्स्ट जवाब है यहाँ पे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। माइक्रोस्कोप जो है उसका डिस्कवर जो है वो ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर तो किया था लेकिन उसको नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था, उन्होंने उसको एनिमल क्यूलेस बोला था, है ना। ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, जब अपने माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने उसको क्या बोला? एनिमल क्यूलेस, है ना। उन्होंने बैक्टीरिया टर्म काम में लिया नहीं लिया, उन्होंने एनिमल क्यूलेस बोला उनको। दूसरे साइंटिस्ट लुइस पास्चर हुए थे जिन्होंने पास्चुराइजेशन, लुइस पास्चर ने पास्चुराइजेशन जो है वो डिस्कवर किया था। इसके अलावा वैक्सीनेशन टर्म इन्होंने यूज किया था, और वैक्सीनेशन फॉर रेबीज एंड एंथ्रेक्स का श्रेय भी लुइस पास्चर को जाता है। रॉबर्ट कोच जो भाई साहब थे, इन्होंने कॉक्स पोस्टुलेट्स जो थे वो दिया था। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट कोच ने की थी, और कोलेरा की डिस्कवरी भी रॉबर्ट कोच ने की थी। तो ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप, लुइस पास्चर पास्चुराइजेशन, रॉबर्ट कोच जो है उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कवरी किया है। तो ये तीन साइंटिस्ट ने तीन अलग अलग डिस्कवरी किया है, लेकिन टर्म बैक्टीरिया को सबसे पहले कॉइंड करने वाले साइंटिस्ट है एरेनबर्ग, जिनका पूरा नाम है क्रिस्टिव गॉटफ्राइड एरेनबर्ग। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म को यूज किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, दैट इज एरेनबर्ग। सबसे पहले बैक्टीरिया टर्म को यूज किया एरेनबर्ग ने। नेक्स्ट है, इमीडिएट बिफोर एक्सपल्जन ऑफ फीटस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्डिनल मूवमेंट अकर। इमीडिएट बिफोर एक्सपल्जन ऑफ फीटस, फीटस के एक्सपेल आउट होने के जस्ट पहले, है ना, जस्ट पहले मतलब बच्चा मदर के वूम से बाहर आता है उससे जस्ट पहले का कौन सा कार्डिनल मूवमेंट होता है? मैकेनिज्म ऑफ लेबर से क्वेश्चन है और कार्डिनल मूवमेंट पूछा है। इमीडिएट बिफोर बर्थ, डिसेंट, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एक्सटर्नल रोटेशन। चार चीजें यहाँ पे दी हुई है।
मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर पढ़ते हैं कि जो फीटस का हेड होता है ना, हेड होता है, उसकी जर्नी के दौरान बर्थ के कैनाल से जब बच्चा पास करता है तो उस पासिंग प्रोसेस को हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर बोलते हैं। और ये मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो है वो 9 स्टेप के अंदर होती है ना। जब इनिशियली जब लाइटनिंग होती है, जब बच्चा ड्रॉप होता है नीचे की तरफ, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर स्टार्ट होती है विद फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, एंड दैट स्टेप इज नोन एज एंगेजमेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का रहता है वो एंगेजमेंट रहता है। एंगेजमेंट के बाद में जो है बच्चा डिसेंट होता है, वहां पे डिसेंट होने के बाद में बच्चे में फ्लेक्शन होता है। एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद में होता है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, और उसके बाद में होती है क्राउनिंग। क्राउनिंग के बाद में होता है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के बाद में होता है रेस्टिट्यूशन, और रेस्टिट्यूशन के बाद में होता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, और लास्ट मूवमेंट होता है डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बाय लैटरल फ्लेक्शन। तो 9 स्टेप होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर, जिसमें सबसे पहले एंगेजमेंट है, उसके बाद में होता है डिसेंट, डिसेंट के बाद में फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, क्राउनिंग, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, एंड डिलीवरी ऑफ द ट्रंक और शोल्डर बाय लैटरल फ्रैक्शन। अब इन स्टेप के अंदर सवाल ने पूछा कि एक्सपल्जन ऑफ फीटस, जिसको हम बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द हेड, तो क्राउनिंग हेड का विजुअलाइजेशन होता है और उसके बाद में हेड की डिलीवरी होती है। तो जब हेड की डिलीवरी होती है उसको फीटस का एक्सपल्जन कहते हैं। तो उस प्रोसेस का होना होता है जस्ट, उस प्रोसेस से जस्ट पहले क्या होता है, एक्सटेंशन। क्या होता है, एक्सटेंशन। ये जो स्टेप है, एक्सटेंशन वाला स्टेप, ये जस्ट बिफोर द डिलीवरी ऑफ फीटस और डिलीवरी ऑफ द हेड होता है। जब हेड बाहर आ जाता है तो फिर रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड और लेटरल फ्लेक्शन से एक्सपल्जन होता है बाकी बॉडी पार्ट्स का, जिसमें शोल्डर और ट्रंक्स होती है। तो सवाल ने यही पूछा है एक्सपल्जन से जस्ट बिफोर पहले क्या होता है, तो जवाब क्या होगा, एक्सटेंशन। सो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सटेंशन इज द कार्डिनल मूवमेंट जस्ट बिफोर डिलीवरी ऑफ द फीटस, और एक्सपल्जन ऑफ द फीटस और डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, दैट इज एक्सटेंशन। Question is the most important landmark of the pelvis that determine the distance of the descent of the head is known as। लैंडमार्क्स कौन सा है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कौन सा है पेल्विस में जो कि डिटरमाइन करेगा डिस्टेंस ऑफ द डिसेंट ऑफ द हेड, हेड की डिस्टेंस को डिटरमाइन करता है वो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो ये बताएगा कि माइनस में है या प्लस में है या जीरो है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लीनियर टर्मिनलिस सैक्रम, इशियल स्पाइन और इशियल ट्यूबरोसिटी। आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ गए। जैसे ही मैंने बोला कि माइनस में होगा या प्लस में होगा तो आप कहोगे साहब ये तो एक ही चीज होती है, और वो होता है इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन जो है उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि फीटस का हेड जो है वो जो है एंगेज हुआ या नहीं हुआ। तो इसका डिटर्मिनेशन जो है हम किससे करते हैं, इशियल स्पाइन से। इसको स्टेशन बोलते हैं। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशन। और अगर हेड स्टेशन के ऊपर है, मतलब इशियल स्पाइन के ऊपर है, तो स्टेशन जीरो काउंट किया जाता है। क्या क्या काउंट किया जाता है, जीरो काउंट किया जाता है। और अगर जीरो है मतलब इशियल स्पाइन पे हेड, और उसके बाद में हेड अगर डिसेंट होता है तो वो प्लस में आ जाता है, +1 +2 +3, ये डिसेंट को इंडिकेट करता है। और अगर वो डिसेंट नहीं हुआ है अभी और फिक्स हुआ है सिर्फ, या डिप हुआ है ब्रिम या इनलेट के अंदर, तो -1 और -2 में होता है। और अगर हेड अभी भी फ्लोटिंग कंडीशन में है, जो फाल्स पेल्विस होता है उसके अंदर है हेड, तो -3 -4 और -5 वाली सिचुएशन में। तो ये ऊपर की तरफ है तब तो वो डिसेंट नहीं हुआ है, स्टेशन पे है तो एंगेज हुआ है, और प्लस में है तो वो डिसेंट हुआ है, फीटल हेड कैविटी के अंदर आया है, आउटलेट के अंदर आया है। तो डिसेंडिंग जो है ये हम डिसाइड करते हैं फीटल हेड का एंगेजमेंट और डिसेंट, है ना। तो फीटल हेड का इशियल स्पाइन से जो रिलेशन है उसको हम स्टेशन से डिनोट करते हैं, और स्टेशन जीरो मतलब इशियल स्पाइन पे है और प्लस में है तो हेड एंगेज हो चुका है, और माइनस में है तो अभी तक एंगेज नहीं हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, इशियल स्पाइन और स्टेशन से संबंधित। क्वेश्चन है अर्ली एमनियोसेंथेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। एमनियोसेंथेसिस का मतलब होता है विड्रॉल करना एमनियोटिक फ्लूइड को, एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करना एमनियोसेंथेसिस कहलाता है। ये प्रेगनेंसी के कौन से पीरियड में करते हैं, अर्ली एमनियोसेंथेसिस पूछा है। ऑप्शन है 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 9 से 11। अब देखिएगा इन चार ऑप्शंस के अंदर 9 से 11 बहुत ज्यादा ही, सेकंड टाइम, ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो एमनियोसिंथेसिस करते ही नहीं है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर में की जाती है। 12 से 14 बहुत ज्यादा अर्ली पीरियड है जहां पे एमनियोसिंथेसिस नहीं करते हैं। नॉर्मली एमनियोसिंथेसिस 14 से लेके 20 वीक के बीच में कर सकते हैं, जिसमें दो ऑप्शन है यहाँ पे 14 से 16 और 16 से 18। लेकिन सवाल को ध्यान से थोड़ा देखें तो अर्ली एमनियोसिंथेसिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको इन दोनों में से अर्ली पीरियड कौन सा है। और अगर आपकी थोड़ी सी गणित अच्छी है तो 14 और 16 पहले आते हैं 16 और 18 से, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। तो अर्ली एमनियोसिंथेसिस जो है वो किया जाता है 14 से 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जो है या पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो है वो 14 टू 16 वीक ऑफ पीरियड ऑफ गेस्टेशन के अंदर अर्ली एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉल करके चेक किया जाता है डिफरेंट टाइप के जो है क्रोमोसोमल एनोमली को डायग्नोस करने के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द प्लासेंटा शुड बी डिलीवर्ड इन विद इन हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी बर्थ हो गया है, बेबी बर्थ हो गया है और उसके बाद में प्लासेंटा डिलीवर होता है। तो बेबी के बर्थ होने के बाद में प्लासेंटा की डिलीवरी जो होती है वो कितने टाइम पीरियड के बाद में होती है? हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम मिनट्स के बाद में डिलीवरी होती है प्लासेंटा की बेबी के डिलीवर होने के बाद में? 5, 30, 45 और 60, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। याद रखिएगा बेबी की डिलीवरी होने के बाद में प्लासेंटा की डिलीवरी पूछा है। व्हाट इज द करेक्ट वन? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। मैक्सिमम पीपल जो है यहाँ पे करेक्ट है और मैं कहूँ 100% पीपल करेक्ट है, तो ये बात गलत नहीं है। 15 से 30 मिनट जवाब होता है, मैक्सिमम 30 मिनट में प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 30 मिनट्स। बिल्कुल करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। प्लासेंटा की डिलीवरी 30 मिनट्स बाद में हो जाती है नॉर्मली बेबी के बर्थ होने के बाद में। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इट्स 30 मिनट्स। क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज एमेंडेड। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो एमेंडेड हुआ था, कब हुआ था? ये सवाल ने पूछा है, सन से क्वेश्चन है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट बना हुआ है फूड एडल्ट्रेशन को, मिलावट को प्रिवेंट करने के लिए। उसका एमेंडेशन कौन से ईयर में हुआ? 1964, 76, 1986, ऑल ऑफ दी अबव। कब हुआ था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडेप्टेशन एक्ट का एमेंडेशन? तो देखिएगा प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो 29 सितंबर 29 सितंबर 1954 के अंदर आया था। ये एक्ट जो है वो 1954 के अंदर आया था। इसको एज ए लॉ एडेप्ट किया गया था 1956 के अंदर। एज ए लॉ है, इसको एडेप्ट किया था 1956 के अंदर। जबकि आया कब था अगर आपको कोई पूछे तो 1954 के अंदर। इसके बाद में इसके अमेंडेड हुए थे, ये अमेंडमेंट हुआ इसके अंदर। और सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1964 के अंदर, सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था 1964 के अंदर। फिर हुआ था नया, फिर अमेंडमेंट हुआ था 1970। अमेंडमेंट मतलब उसमें बदलाव किए गए थे चीजों में। तो 1971 के अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ, 1976 के अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ, 1986 के अंदर फिर अमेंडमेंट हुआ। इसका मतलब प्रिवेंशन एंड फूड एडल्ट्रेशन एक्ट का अमेंडमेंट 64 में भी हुआ, 76 में भी हुआ और 86 में भी हुआ। तो ए, बी और सी तीनों में ही हुआ, इसलिए तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सारे ही जवाब है, इसलिए करेक्ट आंसर बनेगा डी, किसका अमेंडमेंट 56, 64, 71, 76 और 86 सारे ईयर्स के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। विटामिन डी के अच्छे सोर्स है सारे, एक को छोड़ के। इसका मतलब 3 अच्छे सोर्स है, एक अच्छा सोर्स नहीं है। आपको यह बताना है कि कौन सा अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन डी का। ऑप्शन है ब्लूबेरी फ्रूट, सनलाइट, साल्मन और फोर्टिफाइड मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। विटामिन डी के गुड सोर्स है सारे, एक को छोड़ के। आपको जवाब बताना है कि कौन सा नहीं है, विटामिन डी का अच्छा सोर्स कौन सा नहीं है। तो देखिएगा जो फोर्टिफाइड मिल्क होता है और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें विटामिन डी पाया जाता है, तो ये अच्छे सोर्स में आता है। साल्मन एक तरीके का फिश है, ए टाइप ऑफ फिश। ये क्या है? ए टाइप ऑफ फिश है। और याद रखिएगा विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता है फिश को, फिश लिवर ऑयल को सबसे अच्छा विटामिन डी होता है। तो फिश में विटामिन डी अच्छा अमाउंट में पाया जाता है। और सनलाइट से विटामिन डी मिलता है, ये हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो सनलाइट से रिएक्ट करके 7D हाइड्रोकोलिक कैल्सीफेरोल को विटामिन D2 और D3 में कन्वर्ट करता है। तो बी, सी और डी जो है ये विटामिन डी के रिच सोर्स है, गुड सोर्स है। लेकिन ब्लूबेरी एक तरह का फ्रूट है और उसमें विटामिन डी का अच्छा सोर्स ये नहीं है, ये विटामिन सी और इसके अलावा इसमें शुगर अच्छी होती है।
तो विटामिन डी, विटामिन सी और शुगर का अच्छा सोर्स है ब्लूबेरीज, लेकिन ये विटामिन डी का गुड सोर्स नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, दैट इज ब्लूबेरीज। विटामिन डी के गुड सोर्स में ब्लूबेरीज नहीं आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ वुंड? कौन सा वुंड का टाइप नहीं है? टाइप ऑफ वुंड कौन सा नहीं है? ऑप्शन है, देखिएगा, कंट्यूजन, अल्सर, लेसिरेशन, पंक्चर। चार ऑप्शन यहां पे दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा है कौन सा नहीं है टाइप ऑफ वुंड। वुंड के टाइप यहां तरह तरह के दिए हुए हैं, जिसमें कौन सा वुंड का टाइप नहीं है। तो ज्यादातर वुंड के टाइप्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि वुंड के टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो वुंड का एक टाइप होता है इंसिजन। इंसिजन एक टाइप का वुंड है। इंटेगुमेंटल सिस्टम है, वैसे हम डिटेल से पढ़ते हैं इनको पिक्चर के साथ में। एक टाइप है वुंड का इंसिजन। एक टाइप इंसिजन हमेशा किसी भी नुकीले चीरे से लगाया जाता है, सीधा चीरा स्किन के ऊपर। एक होता है एब्रेशन, रगड़ आ जाना, ये भी वुंड का एक टाइप है। इसके अलावा लेसिरेशन, लेसिरेशन ये भी वुंड का एक टाइप है। इसके अलावा पंक्चर, पंक्चर ये भी वुंड का एक टाइप है। इसके अलावा एवल्जन, एवल्जन ये भी वुंड का एक टाइप है। और इसके अलावा कॉन्ट्यूजन ये भी वुंड का एक टाइप है, कॉन्ट्यूजन। तो वुंड के टाइप के अंदर इंसिजन, एब्रेशन, लेसिरेशन, पंक्चर, एवल्जन और कॉन्ट्यूजन। कॉमनली नॉर्मली ये 6 टाइप होते हैं। कभी कभी 7वां टाइप अल्सर को भी माना जाता है, लेकिन जब सारे ही ऑप्शन है तो अल्सर एक रेयर टाइप है। इंपॉर्टेंट टाइप तो यही है। तो आप देख सकते हो कि कॉन्ट्यूजन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, लेसिरेशन यहाँ पे है, पंक्चर है। पंक्चर, कॉन्ट्यूजन और लेसिरेशन ये तीनों वुंड के टाइप में है, लेकिन अल्सर जो है वुंड का टाइप नहीं है। अल्सर बनने के कई और तरीके भी है। हालांकि अल्सर लेटरॉन ने एक वुंड ही है, लेकिन एक वीक टाइप माना जाता है इसको, मतलब सबसे लोअर कैटेगरी में रखते हैं। और जो लोअर कैटेगरी में होता है, जब भी नहीं का पूछा जाता है हम उसको प्रीफर नहीं करते हैं। तो अल्सर यहाँ पे जवाब बनेगा। इसको वुंड का टाइप हमने यहाँ पे नहीं माना। बाकी कॉन्ट्यूजन, लेसिरेशन और पंचर जो है वो वुंड के टाइप्स के अंदर आते हैं। तो ए, सी और डी यहाँ पे तीनों ही वुंड के टाइप है, पर बी यहाँ पे आंसर बनेगा। कौन सा टाइप नहीं है, ये सवाल ने पूछा था। नेक्स्ट है, इन्फ्यूजन ऑफ 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर 12 आवर्स रिक्वायर हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट व्हेन ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर मिनट? ड्रॉप फैक्टर आपका 15 ड्रॉप पर मिनट है। 1000 ml नॉर्मल सलाइन आपको देना है 12 घंटे के अंदर, तो कितना ड्रॉप पर मिनट से आप देंगे? फॉर्मूला सिंपल है, और फॉर्मूला है ड्रॉप पर मिनट ज्ञात करने का कि टोटल वॉल्यूम सबसे ऊपर लग दो ml के अंदर, और टोटल वॉल्यूम ml के अंदर कितना है? 1000 ml। टोटल वॉल्यूम लिखो पहले, और उसके बाद में ड्रॉप फैक्टर कितना है? 15। तो ड्रॉप फैक्टर लिख दो 15। क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। टोटल वॉल्यूम इन ml इंटू ड्रॉप फैक्टर, ये तो लिखते हैं ऊपर, और नीचे लिखते हैं टाइम इन मिनट्स। टाइम है 12 घंटे, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ड्रॉप पर मिनट आएगा। वॉल्यूम लिख दिया हमने ऊपर ml के अंदर, उसको मल्टीप्लाई कर देना ड्रॉप फैक्टर से। तो 1000 ml वॉल्यूम है, ड्रॉप फैक्टर है 15, ये तो हमने ऊपर लिख दिया। नीचे आपको टाइम लिखना है, टाइम है 12 घंटे, और टाइम को किस में लिखना है? मिनट में। तो मिनट में लिखने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब आप इसको कट कर दो, 15 से 4 60, और 4 से 1000 250, और 2 से ये 6 बार, और 2 से ये 125 बार, और अब 6 का भाग दे दो 125 में, तो 6 2 12, और उसके बाद में जीरो लगा दो, पॉइंट लग जाएगा, और 6 8 जा 48, तो लगभग 20.8। तो हम इसको कह सकते हैं राउंड फिगर में 21 ड्रॉप्स पर मिनट। कितना आएगा? 1 मिनट के अंदर कितने ड्रॉप देने हैं आपको? 21 ड्रॉप देना है 1 मिनट में। कितना? 21 ड्रॉप। 15 17 21 और 23, तो जवाब क्लियर है यहाँ पे 21 ड्रॉप्स पर मिनट। वॉल्यूम को लिख दो ml में, मल्टीप्लाई कर दो इसको ड्रॉप फैक्टर से, क्वेश्चन में दिया होता है, बट्टा टाइम को लिखो मिनट में। तो 12 घंटे है, तो मिनट में लिखने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर सिंपल मैथ्स है, इससे आप सॉल्व कर दो। और एक अच्छे मैथमेटिशियन बनते हुए सही जवाब निकालना जरूरी है, और सही जवाब आ गया हमारा 21 ड्रॉप पर मिनट। सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 21 ड्रॉप्स पर मिनट। क्वेश्चन 9, ऑटोक्लेव टेम्परेचर शुड बी। ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है? 63 डिग्री, 121 डिग्री, 115 डिग्री, 141 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे आसान सवाल, कई बार हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑटोक्लेव
है ना, जो स्टरलाइजेशन का सबसे अच्छा तरीका है, जो बैक्टीरिया की स्पोर फॉर्म को भी खत्म कर देता है, और उसका टेम्परेचर होता है वेरी गुड 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 पास्कल जो है उसका प्रेशर होता है, और 15 मिनट्स के लिए हम उसको रख करते हैं ऑटोक्लेव किसी भी इंस्ट्रूमेंट को 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव का टेम्परेचर। नेक्स्ट इन एडल्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स, एडल्ट में पल्स लेने की सबसे कॉमन साइट कौन सी होती है? पल्स लेने की कॉमन साइट एडल्ट में, रेडियल वैन, रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी। इजी क्वेश्चन था, सारे लोग जवाब दे सकते हैं। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। सिर्फ कंफ्यूजन इतना ही है कि रेडियल को सुनते ही रेडियल की पहला हो गया, पहला नहीं हो गया, वो रेडियल वैन है, वैन से कभी भी पल्स नहीं लेते हैं, थोड़ा पूरा देखना होता है सवाल को। रेडियल आर्टरी बिल्कुल करेक्ट है, तो वैन और आर्टरी दी हुई है तो विश्वास किस पे करना है? आर्टरी से, क्योंकि पल्स कहां से ली जाती है? आर्टरी से। पल्सेशन किसका होता है? आर्टरी का। तो रेडियल आर्टरी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, वैन नहीं बनेगा। ब्रेकियल और अल्नर आर्टरी से कॉमनली पल्स नहीं ली जाती है, ले सकते हैं पर नहीं ली जाती है। कॉमन साइट पूछा एडल्ट में, तो जवाब आपका क्या बनना चाहिए? रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी इज द करेक्ट वन। मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्स इन एडल्ट इज रेडियल आर्टरी। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेडियल आर्टरी से पल्स चेक की जाती है एडल्ट के अंदर, कॉमन साइट टू टेकिंग पल्स, दैट इज रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है हेज टेस्ट इज द टेस्ट फॉर, हेज टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एल्ब्यूमिन, बाइल साल्ट, एसीटोन और बाइल पिगमेंट, चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है? हे टेस्ट एल्ब्यूमिन, बाइल साल्ट, एसीटोन और बाइल पिगमेंट। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। हे टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एल्ब्यूमिन, बाइल साल्ट, एसीटोन और बाइल पिगमेंट। बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज बाइल साल्ट। हे टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है? बाइल साल्ट के लिए। हे टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर द डिटेक्शन ऑफ बाइल साल्ट। एसीटोन जो होता है उसके लिए रोथराज टेस्ट करते हैं, है ना। एसीटोन के लिए क्या किया जाता है? रोथराज टेस्ट। एसीटोन के लिए रोथराज, ROHTRA रोथराज टेस्ट। और बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है, बाइल पिगमेंट के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है, रोथराज फॉर एसीटोन। और बाइल साल्ट के लिए हेज टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, आपको भी याद रखना है, बाइल साल्ट, हे टेस्ट इज फॉर बाइल साल्ट। Which of the following is considered as most important aspect of hand washing? हैंड वॉशिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? हैंड वॉशिंग जब हम करते हैं 7 स्टेप हैंड वॉशिंग अभी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना काल के अंदर 3 ही तरीके हैं कोरोना से बचने के, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आजकल ये एक कैंपेन बना है कि मास्क ही वैक्सीन है, मास्क लगाओ कोरोना से बचो। तो कोरोना से बचने का तरीका, वैक्सीन एक प्रोटेक्शन है और कोरोना का अभी वैक्सीन है मास्क, तो मास्क लगाना जरूरी। मास्क के अलावा हमें क्या करना है? मास्क के अलावा हमें यहाँ पे करना है हैंड वॉशिंग और सोशल डिस्टेंस। तीन बातों का ध्यान रखना है, कोरोना से बच के रहना है। स्टे सेफ, स्टे होम, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, हैंड वॉशिंग करो और मास्क जरूर लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, याद रखिएगा। क्योंकि कोरोना बीमारी जो है, कोरोना होना, पॉजिटिव होना कोई अपने आप में बड़ी बात नहीं है, लेकिन होने के बाद में जो चेंजेस लंग्स के अंदर आते हैं, जो परमानेंट लंग्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लंग्स में जो ग्लास बेस वाले जो शेडोज बनते हैं, जो लंग्स में परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाती है, वो 25 साल की सिगरेट सुट्टा लगाने के बाद में जो लोगों में होती है वैसी फाइब्रोसिस यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो बच के रहना जरूरी। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड वॉशिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑप्शन है सॉप, वाटर, फ्रिक्शन और टाइम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हैंड वॉशिंग का इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? सॉप यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, समय भी लगाना होता है ना। मेडिकल हैंड वॉशिंग जिसका टाइम 40 से 60 सेकंड और सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो 5 मिनट में की जाती है, तो टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। सॉप, वाटर, फ्रिक्शन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फ्रिक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रिक्शन से डिस्ट्रॉय होंगे, तो फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, रगड़ अच्छी होनी चाहिए दोनों हाथों के बीच में। फ्रिक्शन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एस्पेक्ट माना जाता है हैंड वॉशिंग का, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Friction is the important component of hand washing. Next है the word personality is derived from Greek word persona, which means personality word जो है उसमें
पर्सोना वर्ड से ये डेराइव हुआ है। पर्सोना का मतलब क्या होता है? ड्रामा, मास्क, क्लोथ और फेस। तो हैंड वॉशिंग की हमने अभी बात की थी, अब हम मास्क की बात करते हैं। मास्क, यस हम करेंगे, अगला तो मास्क ही आएगा, क्योंकि कोरोना से बचना है तो भी मास्क। और पर्सनैलिटी भी क्या है? मास्क ही तो होता है। पुराने जमाने में थिएटर में जब लोग काम करते थे तो वो जो मास्क लगा देते थे वही उसकी पर्सनैलिटी बन जाती थी। तो हमारी पर्सनैलिटी हमारा मास्क ही तो है, जो हम दिखते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी जो है वो पर्सोना वर्ड से मिलकर बनी हुई थी, और पर्सोना का मतलब होता है मास्क, है ना। तो मास्क यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। पर्सोना का मीन क्या है? दैट इज मास्क। बी इज द करेक्ट वन। मैक्सिमम लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट जॉब। मास्क। नेक्स्ट है द डिजीज कैरेक्टराइज बाय 4A ऑफ ब्लूर इज। ब्लूर की बीमारी 4A जो डिजीज है, ब्लूर ने जो डिजीज दी थी 4A, वो कौन सी बीमारी है जो 4A से कैरेक्टराइज होती है? इतना ज्यादा मेरे हिसाब से समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए होंगे 4A वाली बीमारी कौन सी है। बहुत ही बढ़िया, बिना ऑप्शन के दिया हुआ जवाब इंडिकेट करता है आपके कॉन्फिडेंस को, इंडिकेट करता है आपके ज्ञान को, इंडिकेट करता है आपके अंदर पुदीने को, जो आप लोगों ने पूरी मेहनत करके भरा है। याद रखिएगा, लगातार ऐसे पुदीने को भरते रहिएगा, ज्ञान को भरते रहिएगा। आपका सबसे बड़ा पावर इन फ्यूचर कोई आपका बनेगा तो आपका ज्ञान बनेगा, और उसके आधार पे आप लाइफ के हर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं जो आपके सामने आके खड़ी होने वाली है। तो बहुत ही एक्सीलेंटली आप लोगों ने वर्क किया, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत ही शानदार। द करेक्ट आंसर इज MDP, OCD, सिजोफ्रेनिया एंड डिलीरियस, एंड द करेक्ट आंसर इज सिजोफ्रेनिया। बहुत ही बढ़िया, सिजोफ्रेनिया, जिसमें 4A वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और ये 4A जो होते हैं वो सिजोफ्रेनिया में ब्लूर ने जो है इनको इजाद किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा सी, दैट इज सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में ये जो 4A रहते हैं, इन 4A के अंदर 4A यहाँ पे लिखा हमने, 4A के अंदर अफेक्ट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, अफेक्ट। तो एक ए जो होता है वो अफेक्ट डिस्टर्बेंस होता है। अफेक्ट का मतलब होता है फीलिंग, सेंस जो होता है वो, अफेक्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एसोसिएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसी भी चीज को एसोसिएशन जो है वो ढंग से नहीं कर पा जाता है। तो एक तो अफेक्ट डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस होता है एसोसिएशन के अंदर, एसोसिएशन लूजनेस देखने को मिलती है, एम्बीवैलेंस देखने को मिलती है। एक ए का मतलब होता है एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस का मतलब होता है दो विरोधाभास चीजें आना किसी चीज को, एक ही सिचुएशन में आदमी हंसता भी है और रोता भी है, तो एम्बीवैलेंस इसको कहते हैं। और ओटिज्म देखने को मिलता है। ओटिज्म मतलब सोशल जो एनवायरनमेंट है उससे आदमी का कट हो जाना। तो 4A में अफेक्ट डिस्टर्बेंस, एसोसिएशन लूजनेस, एम्बीवैलेंस और ओटिज्म, ये 4A जो ब्लूर ने बताए थे, और ये क्लासिकल कार्डिनल डिजीज है जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, और इस डिजीज से कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, साइकेट्री में हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो है वो HP SSB के एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम फ्यूचर वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। होप सो आपको भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मैंने पर्सनली रियलाइज किया ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो लेक्चर को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथी बनते हैं, कितने लोगों की मदद कर पाते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने जिद को पाला है, जिद चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर आपने कोई जो है ड्रीम देखा है, कोई सपना पाला है, तो उसका पूरा करने के लिए दिल का जिद्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिद करो, दुनिया बदलो, आपने सुना होगा। तो बस जिद पे अड़े रहिएगा, जब तक हो नहीं जाता तब तक रुकिएगा नहीं। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।